बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बीरबल क्या कहा? एक झटके से अपने पीछे की तरफ गिराते उसके सर की जेल के बालों को मुट्ठियों में बेंधते इतनी ज़ोर से खींचता पूरे कहर के साथ वो उस पर अपने गैज़ो गज़ब से फुंकारा था कि वो कराह कर पीली पड़ी थी, ऐसी जैसे पूरे चेहरे पर किसी ने हल्दी मल दी हो। होंठ उसके एक ही सितम पर गुलाबी से सफ़ेद हुए कब कुपाए थे और दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था जैसे सामने कोई मौत का फरिश्ता हो। वो शट अप, जस्ट शट अप। हिम्मत कैसे हुई मेरी पनाहों में मेरे वजूद की हिद्दत महसूस करते किसी और का नाम लेने की? हाँ, तुम तो उस दिन से मेरे वजूद का नासूर हिस्सा बन गई हो जिस दिन से मैंने तुम्हें यूनी में देखा था। क्या समझती हो ऐसे करके बच जाओगी मुझसे? वो फुंकारा नहीं था, वो तैश के साथ गुर्राया था। उसके चेहरे और गर्दन के नीले रंगों को सफ़ेद जेल पर उभरा देखकर उसकी आवाज़ की फुंकार पर उसका जिस्म ही नहीं रूह भी कांपी थी। कांपते हाथों से हिम्मत करके अपना रजता हाथ जहाँ से उसने उसके बालों को बेदर्दी से जकड़ा था उसके हाथ पर रखा था। सैम हिचकियों से रोते डूबती आंखों से उसकी आंखों में देखते इल्तिजा की थी कि मैं नहीं बर्दाश्त करती ये सितम, खुदा रहम करो मुझ पर। उसके कांपते हाथ के लमस को अपने हाथ पर महसूस करते अरसम के दिल ने पूरी तरह धड़कते एक ही लय पर बीट मिस की थी। उसकी आंखों में देखते उसके हाथ ने अपनी गिरफ्त हल्की की थी, कम फिर और कम, और फिर इस नरमी से बालों को पकड़ा था कि रुई हो जैसे। उसकी आंखों में तैरती नमी में कुछ था, वो एहसास था जो वो अक्सर अपनी आंखों में देखता था। वो महरूमी थी जो सब कुछ पास होते हुए भी थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि इस महरूमी में डर था, शिकवा था, एक ऐसे एहसास की टूट फूट थी जो अरसम के दिल को तड़पा गई थी। कैसे हिम्मत कर ली तुमने खुद को मारने की? इतनी बहादुर हो ही नहीं सकती हेश, तुम वो लड़की जिसके लफ्ज़ लड़खड़ा जाते हैं। वो अरसम सुल्तान चौधरी के सामने कैसे किसी गैर अहम शख्सियत को अहमियत दे सकती है? हाँ, वो नरम पड़ा था और उसके लफ्ज़ भी, उसका लमस भी। उसके लफ्ज़ों की नरमी को महसूस करते ज़ुवैश ने पलकें एक बार फिर उठाई थीं और उसके चेहरे को देखा था। आई हेट यू मिस्टर अरसम सुल्तान चौधरी, सो लीव मी। इस सफ़ा के सीने पर दोनों मरियल हाथ रखते अपने तय कोशिश करते उसने दूर उठाया था खुद से उसे। जितने करीब खड़ा वो उस पर कहर ढाता नरम पड़ा था। वो खौफजदा हुई थी। करती रहो नफ़रत, आई डोंट केयर बिकॉज अरज़म सुल्तान चौधरी भी तुमसे कोई जानलेवा धुआंधार इश्क नहीं करता स्वीट हार्ट। तुम वो मोर हो जिसके कंधों पर पिस्टल रख कर तुम्हारे ख़ानदान की धज्जियाँ उड़ाऊंगा और फिर तुम्हें भी। उसने जो 1 इंच वो पीछे हटा था वो पलटकर उसकी दोनों कुलाइयों को अपने बाएं हाथ में जकड़ते उठाकर उसको घुमाते हुए अपनी गोद में मुंतकिल कर गया था और फिर खुद पीछे होकर बैठते टेक लगा गया था। वो नाजुक सी लड़की उस 1 सेकंड की फुर्ती पर खुद को हवाओं में लहराती उसकी गोद में मुंतकिल होती समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। मगर जब समझ आया तब उसके दोनों हाथ उसके पेट पर बंधे हुए थे जिन पर अरसम का हाथ था और गिरफ्त मजबूत, वो चाह कर भी हल नहीं पा रही। उसकी पुश्त पूरी उसके चौड़े सीने के साथ लगी हुई थी जबकि वो सुकून से उसकी हलचल, उसकी तलमलाहट को देखता महसूस होता अब उसके दाएं कंधे पर तूड़ी रख गया था। थोड़ी देर पहले उसकी आंखों को देखकर नरम तअसुरात हुए थे। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो उसकी शिकवा कुना आंखों पर अपनी मोहब्बतों के, अपने इश्क की नरमी के एहसास के पहरे बिठाकर खुद के एहसासात घोल दे। उसकी मारूमियों में वो उसके हेट यू कहने पर दफन हो गए थे। सो यू गो नाउ बी हेट मी वेरी बैडली। अपनी नरमी सांसों को गंभीर बनाते उसके कान के पास बिल्कुल बोलते वो एक ऐसी लहर का सूर फूंक गया था उस पर जो उसने कान के रोए से लेकर जिस्म के हर रोए में महसूस की थी। ये वो जानलेवा एहसास था जो उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। नरम गरम सांसों की छुअन पर दिल पसलियों से निकलकर बहर आने पर बेताब हुआ था। वजूद की कपकपाहट में इजाफा होते देखकर वो गहरा मुस्कुराया था। वो तूफ़ान था और वो एक मिट्टी के मासूम सी गुड़िया से टकरा रहा था जो उसकी एक नाजुक लहर से ही फना हो गई थी। नाजुक हो, खूबसूरत हो, बेदाग भी हो, तुम्हारे जिस्म पर ज़ख्मों के निशान देकर उनको देखने का मज़ा ही अलग होगा। मानिखीज लहजे में वो उसकी गर्दन सारे बाल हटाकर दूसरे कंधे पर डालते
भारी गंभीरता में बोला था। सम नहीं, उसकी उंगलियों के पूरों को अपनी पिछली गर्दन पर ज़रा ज़रा महसूस होते लगते वो घबराती मचलती कुपकुपाते लफ्ज़ों से बोल उठी थी। रसम नहीं स्वीट हार्ट, रसम कहती ही उसने अब पॉकेट में से दूसरे हाथ से सिगरेट और लाइटर निकाला था और सिगरेट इस नाजुक जान के लबों के पास लाते उसके होंठों में दिया था। वो उछल कर पीछे हुई थी। लो और दबाव उसे होंठों में। उसकी नाफरमानी पर वो उसकी सुर्ख कलाइयों पर गिरफ्त मजबूत करते चिल्लाया था। एक बार फिर से सिगरेट उठाकर उसके होंठों में दबाया था। वो फिर से रुख मोड़ गई थी। लगता है बेबी को अपनी जान नहीं प्यारी। अब अगर ये तुम्हारे होंठों से नीचे गिरा तो जिंदा जला दूंगा तुम्हें। इसी कमरे में इतनी ज़ोर से फुंकारा था। वो उसके कान के पास से वो दहल गई थी। कलाइयों पर अपना पूरा जोर लगाकर दबाते उसने फिर से उसके होंठों में सिगरेट रखी थी, जिसे अब वो हिचकियों से रोते अपने कपकपाते लबों में दबा गई थी। खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश की थी ना, तो जैश सज़ा तो मिलेगी ना। वो लाइटर जलाता उसके होंठों के करीब लाया था और सिगरेट सुलगाने लगा था। सांस खींचो अंदर, कान के लौ पर फूंक मारते अगला हुक्म दिया था। वो उसकी फूंक से रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस करती लर्जता सांस पूरी शिद्दत से अंदर खींच गई थी। जब भी अरसम ने उसकी कलाइयों को छुआ था और सिगरेट उसके होंठों से अलग करते अपने होंठों में दबाई थी, उसका सांस टूटा था। सांस अंदर खींचने से हल्क में धुआं भरा था जो किसी जहर की तरह सांस को जकड़ गया था। वो बुरी तरह खांसने लगी थी। कलाइयों को गिरफ्त से आज़ाद होते देख वो एक दम से हिचकियों से रोते पीछे की तरफ मुड़ी थी। बदलाव जो सिगरेट उसने खींचकर अपने लबों पर लगाई है वो दोबारा से उसके लबों में न दबा दे। बुरी तरह खांसते वो उसके सीने में मुंह दिए उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े हिचकियों से रो रही थी और वो उसकी कमर में हाथ डाले उसकी कमर को सहलाता सिगरेट के गहरे कश लेता अपने और उसके इर्द गिर्द धुआं छोड़ता खुद को और उसको अब नॉर्मल कर रहा था। वो पास थी, उसकी पनाहों में थी, उसके सीने के साथ लगी रो रही थी और वो सुकून में था। उसके लम्स से बगर बेचैन था, उसकी हालत से, उसके आंसुओं से। पता है अजीश, ये वो आंसू हैं जो मैं बचपन से अपनी महरूमी में छुपा रहा हूँ। तुम्हारे आंसू मेरी महरूमी का, मेरे माँ बाप की मौत का मुदावा है, मगर मुझे सुकून की बजाय तड़प मिल रही है। मैं तड़प रहा हूँ, मचल रहा हूँ। मेरे दिल कह रहा है चुन लूँ इन आंसुओं को और दिमाग कह रहा है फना कर दूँ, तुम्हें जलाकर भस्म कर दूँ। उसकी गर्दन की पिछ तरफ में हाथ डाले मजबूती से पकड़े उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते उसकी आंखों में आंखें गड़ते सुर्ख आंखों से कहा था उसने। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों उसे तकलीफ़ देकर भी सुकून नहीं महसूस कर रहा। वो तो दुश्मन थी उसकी, उसका बदला। फिर वो क्यों इस नहज पर उसके साथ वो बर्ताव नहीं कर पा रहा था जो वो अपने हर दुश्मन के साथ करता था। क्यों वो शफाकियत नहीं दिखा पा रहा था जो शफाकियत वो हर उस दुश्मन पर डालता था जिससे उसे बदला लेना होता था। वो तो उसकी सख्त गिरफ्त पर ही हलकान हो गई थी, नडाल हो गई थी। क्या वो उसके जुल्म सह पाएगी? उसके गीले चेहरे को हाथ की पुश्त से साफ करते दिल के हाथों मजबूर होकर उसने उसकी पेशानी पर झुलसते लब रखे थे। उसके वजूद को खुद में भींचा था इतनी ज़ोर से कि उसकी सिसकियाँ हल्क में ही दब गई थी। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी ज़बान पर एक ही नाम हो, अरसम सुल्तान चौधरी, किसी विरद की तरह उसका विरद करो, किसी वजीफ़े की तरह उसे अपना वजीफ़ा बना लो, वरना शारग से लेकर पाँव के अंगूठे तक वो तलसम खींचूंगा। तुम पर हर रात मरोगी, हर रात जियोगी, मगर जल्द ही मर जाओगे। जितनी नाजुक तुम हो। भारी सरगोशी उसके कान में करते, कान के लाव से लेकर शह रग तक नाखून से लकीर खींचते, झटके से उसके सिसकते नाजुक वजूद को ऊंधे मुंह पर बैठ गिराते। उसकी सुर्ख होती कलाइयों को देखते वो कमरे से बाहर निकला था, ये परवाह किए बगैर कि वो तो ताबी होश से बेगाना हो गई थी जब उसने अपने सीने में अपना पूरा जोर लगाकर भींचा था। वो इश्क कर रहा था, उसे दर्द भी दे रहा था, अपने बाप के कातिल के रूप में उसको समझकर उससे नफरत भी कर रहा था। मगर वो समझ रहा था शायद यहीं तक ही वो महदूद रहेगा। बदला लेकर उसकी ज़िंदगी तबाह करके वो अपनी ज़िंदगी का, अपने जीने का मकसद पा लेगा। मगर इश्क, वो तो हंस रहा था उसकी कच्ची चालों पर। उसकी नफरत भी उस पर हंस रही थी। इश्क और नफरत की बला कब बनी है आपस में? इश्क आसमान है और नफरत ज़मीन। इश्क आला है, कामिल है, अब्बद से नायाब है, अव्वल है, आखिर है, इब्तदा है, इंतहा है, कोक है, हुक है, तहज्जुद से इशा है, रोग है, यकीन है, मोमिल है, मुकम्मल है, एक बाउनवान तहरीर है। जबकि नफ़रत वो तो काट है, एक ऐसी काट जो चुभन ज़दा है, नफ़ी है। और नफ़ी कभी इश्क का मजबूआ नहीं होती, कभी आखिर नहीं होती। और जहाँ इश्क पंजे गाड़ ले वहाँ नफ़रत खुद ही सिसकती दम तोड़ जाती है। इश्क वो कुंदन है जो रफ्ता रफ्ता जलाता है, मुकीद करता है अपने हिसार में,
پھر بھینچ لیتا ہے رگوں میں بہتے خون کو، اس درد میں جو ہر کسی کے مقدر کا ستارہ نہیں ہوتا۔ عرفیت کی داستانیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم لوگ گزرتے ہیں ایسی قیمتی داستانوں سے، اور بہت کم لوگ اس قیمتی داستان میں موتی بھر کر عشق و وفا کی معراج سونپ کر امر ہو جاتے ہیں۔ جیسے اذلان حیدر شاہ نے فجر ابراہیم شاہ کے عشق میں فنا ہو کر دشت عشق کی داستان رقمی، جیسے اذہان حیات ملک نے مکمل کیا اپنے وجود کی کاملیت میں من اعظم کے سفر کو، اور زردرد کے عشق کی داستان میں سرخ رو ہوا، جیسے میر زویان افندی نے رفتن رفتن اپنا نصیب چنا المیر ارحام ملک کی بے وقوفیوں کی معراج میں دل دوست محبت میں عشق کی قیمتی داستان مکمل کی۔ ہر سفر کامل ہوتا ہے مگر منزلیں ثابت قدم ہونے پر ہی خراج بخشتی ہیں۔ ماما آپ آ گئی تھیں ایشو کی طرف، وہ اس وقت ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جب ارحام نے پوچھا تھا، ارے بیٹے جس دن تم گئے تھے اس دن تمہاری ماما چلی گئی تھیں اور انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی، اور کیا پاپا وہ بے چین ہوا تھا، اور یہ کہ ہفتے کو تمہاری بارات ہے؟ مسز طارق بول اٹھی تھیں، واقعی وہ خوشی سے نہال ہوا تھا۔ یس بیکاز مسز رنداوا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ ایشو کو بھی منا ہی لیں گے، اب بس تم نے جتنی بھی شاپنگ کرنی ہے کر لو، اور اگر کمرے کے تھیم وغیرہ چینج کروانے ہیں تو کروا لو، اور ہنی مون کا بھی بتا دو کہاں جاؤ گے تاکہ سب کچھ پرفیکٹلی پلین ہو۔ ارے بھائی میری اکلوتی بہو آ رہی ہے، اس کی شایان شان ہونا چاہیے سب کچھ۔ انہوں نے کباب کھاتے ہوئے کہا تھا، نہیں ماما یہ سب کچھ جب وہ میری لائف میں آئے گی تب پلین ہوگا، ابھی تو بس اس کی رنجشیں دور کرنی ہے، پھر وہ جیسے چاہے جو چاہے سنوار لے، مجھے بھی اور میری زندگی کو بھی۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا، انشاءاللہ ماما کی جان سب کچھ بہتر ہوگا، رب ہے نا مصائب پر صبر کرنے والے کو ہمیشہ اجر سے بڑھ کر نوازتا ہے، اور تم دیکھنا تمہاری امید سے بڑھ کر تمہیں بھی ملے گا۔ مسز ارحام نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، بالکل بیٹا، عورت ذات ہی ایسی ہے، چہروں پر چٹانوں جیسی سختی رکھے، دل کی اتنی نرم ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی ناراضگی کو بھی رد کر دیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے اپنی ساری رنجشوں کو اپنے دل کے کونوں میں، اور دھو ڈالتی ہے نفرت کو صبر کے پانی سے۔ وہ بھی تو عورت ہی ہے نا، اندر سے نرم ہے تمہارے حق میں، چاہے چہرے پر جتنی مرضی سختی ہو اور زبان پر جتنی مرضی شکوے، جب تم محبت سے اپنے دل کے حالات اس کے سامنے رکھو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر اس رشتے کو لیے آگے بڑھے گی، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ہی تو آسانی ہے۔ انہوں نے آخری لقمہ لیتے بڑی نرمی سے سمجھایا تھا ارحام کو، گو کہ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا بہت سمجھدار ہے اور اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی انہوں نے فرض سمجھا تھا۔ بے شک پاپا، بس آپ دونوں کی دعاؤں سے تو اب تک خود کو سنبھالے ہوئے ہوں، اس نے ٹرائفل پلیٹ میں ڈالتے کہا تھا۔ اس دنوں اس کے موبائل پر میسج ٹون رنگ ہوئی تھی، اس نے ٹرائفل کا چمچ منہ میں ڈالتے واٹس ایپ آن کیا تھا، اور سامنے جو ویڈیو تھی اس کو دیکھتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، حلق کڑوا ہوا تھا اور ہاتھ ایک دم سے کانپا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ارحام؟ اسے یوں ہڑبڑی میں اٹھتے دیکھ پوچھا تھا طارق صاحب نے۔ پاپا وہ احاب کا میسج ہے، ہم باہر جا رہے ہیں، آتا ہوں ابھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑتے گاڑی کی کیز اٹھاتے کہا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ مجال ہے یہ بچے سکون سے کوئی کام کر لیں، چائے لے آؤ، انہوں نے ملازمہ کو آواز دیتے کہا تھا، اور پھر طارق صاحب کے ساتھ اٹھ کر لاؤنج کی طرف بڑھی تھیں۔ وہ ناشتے کی ٹرے لیے پنکی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب بشام صاحب نے دیکھا تھا۔ اس کو بھیجا نہیں تم نے رات کے بعد؟ انہوں نے اب بات کی تھی اس سے، وہ یہی نہیں کہ میں کسی کو بغیر اس کی غلطی کے گھر سے نکال سکتی، وہ بھی تب جب وہ اپنے جسم پر زخم کھا کر بھی اف تک نہیں کر رہے۔ چبھن زدہ لہجے میں کہا تھا انہوں نے، کیا چاہتی ہو تم سارا؟ 3 لفظوں کی مار ہو تم، دبے دبے غصلے لہجے میں پھنکارے تھے وہ۔ ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ مار دے مجھے آپ ان 3 لفظوں کی، جب بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں قصوروار ہوں۔ جب مجھے آپ نے میرے اور اپنے رشتے کا حق نہیں لیا تو کس بنا پر باندھا ہوا ہے مجھ خود کے ساتھ؟ جب آپ آنکھوں دیکھا بھی جھٹلاتے ہیں، سارا نے بھی آج برسوں سے لگائے کفل توڑ دیے تھے۔ اپنی حد میں رہو، جانتی ہو نا گندی نالی کا وہ کیڑا ہو تم، جسے اپنے ماتھے پر جھومر بنا کر میں نے سجایا ہے اور ہر طرح کی آسائشیں بھی دی ہیں۔ انہوں نے چمچ پلیٹ میں پٹکا تھا، مسٹر بشام میں نے آپ کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے تھے، منتیں نہیں کی تھیں، بدلے اور نفرت کی آگ میں اندھے ہو کر آپ نے جو کہا ہے اس کا پچھتاوا آپ کو سسکا کر مارے گا۔ یہ جنون آپ کا تب ہی ٹھنڈا ہوگا جب آپ کی بہن چٹاخ ہوش میں رہ کر بات کرو۔ مجھ سے میری بہن کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہو تم۔ سناٹے دار تھپڑ کو اس کے گال کی زینت بناتے وہ دھاڑے تھے۔
आहा पता है बशाम, अब मुझे आपकी हालत पर रहम आता है और सुकून तब मिलेगा जब आप अपने हाथों से अपने बाल नोचेंगे, तब सारा इकराम आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जहाँ तक रही बात मिनतिहा की, तो मैं इस बच्ची को इस दरिंदगी भरी दुनिया के सुपुर्द नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, मगर इसमें मुझे अपना अक्स नज़र आता है। मैं भी ऐसी ही मजबूर और बेबस ज़ख्मी ज़िंदगी गुजार रही हूँ जिसकी इब्तिदा आपसे हुई है और इंतहा मेरे सब्र पर होगी। एक एक लफ्ज़ मजबूती से अदा करती वो वहाँ से चली गई थी और पीछे वो इस दलदल में दन से खुद को महसूस कर रहे थे, जिसमें एक तरफ बहन थी और एक तरफ वो मोहब्बत जिसका कभी इतराफ़ खुद से भी नहीं किया था उन्होंने। वो मोहब्बत जिसने जब जब अपने होने का एहसास दिलाया तब तब बहन की मोहब्बत में इस मोहब्बत का गिला घूंट कर उसको दबा लिया था खुद में। वो कह कर गई थी कि वो उनके दिए गए ज़ख्मों की बेबसी में मुकीद है, मगर वो ये क्यों नहीं समझ रही थी, वो भी तो अपने एहसासात मार कर उनकी लाशों को कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। फूफू बुलाया आपने। अरसम ने उनके कमरे में जाते ही कहा था, इहाब भी आ जाए फिर बताती हूँ। उन्होंने अरसम को बैठने का इशारा करते कहा था। जी मामा, इहाब ने भी कमरे में आते कहा था और फिर अरसम के मुकाबले बैठ गया था। फ़हा के लिए रिश्ता आया है, उन्होंने दोनों की तरफ देखते कहा था। क्या इस सिपाही के लिए रिश्ता कब कैसे किसने भेजा? इहाब एक्साइटेड हुआ था। असल में मिसेस दुर्राब की पोती का रिश्ता लेकर गई थी मैं अरसम के लिए। उन्होंने ही अपने पोते हैसम वलीद खान का प्रपोज़ल रखा है मेरे सामने और मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी बहन किसी सूरत हैसम से नहीं ब्याहूँगा। अरसम की सुनते ही रगें तनी थीं। गुस्से को ज़ब्त करते उसने सवेरा रंदेवा की बात काटी थी, मगर क्यों? हैसम में क्या बुराई है? पढ़ा लिखा है, आला ख़ानदान से है और सबसे बढ़कर देखा भला बच्चा है और इससे भी बढ़कर फ़हा को पसंद करता है। उन्होंने समझाने की कोशिश करते कहा था, मगर फ़हा किसी और को पसंद करती है। आप ये बात उनको बता दें और अगर वो फिर भी ज़ुवैशा के रिश्ता से इनकार करें तो मैं फिर अपने तौर पर देख लूँगा। जिनको इज़्ज़त की ज़बान समझ नहीं आती उनसे अरसम सुल्तान चौधरी अपने तरीके से बात करता है। उसने काटदार लहजे में कहा था, फ़हा किसे पसंद करती है और कब बताया उसने तुम्हें? इस बार इहाब बोला था, कोई मोमिन नाम का लड़का। दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और मुझे नहीं लगता मुझे अपनी बहन की खुशियाँ छीनने चाहिए। उसने कुछ सोचते कहा था। हैसम हीरा है अरसम, मैं फ़हा को समझा। बस वो जो कह दिया सो कह दिया। आप फ़हा के साथ जाएं आज मोमिन के घर और रिश्ता पक्का करके आएँ। फ़हा और इशू की शादी एक साथ ही होगी। उसने हतमी फैसला सुना दिया था। इतनी जल्दी किस बात की है? अरसम, पहले हमें जान परख तो लेने दो, कौन है, कहाँ रहता है। ऐसे ही उठाकर अपनी बहन सौंप देंगे? उन्हें इहाब को अजीब लगा था। अरसम का भी है, तुम गलती कर रहे हो अरसम। अगर फ़हा का रिश्ता ना हुआ तो ज़ुवैशा भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जिनको हम बेटी नहीं देंगे क्या वो हमें बेटी दे देंगे? उन्होंने नरमी से कहा था, मत दें अपनी चीज़ें, ज़्यादा देर दूसरों के पास में रहने भी नहीं देता। जहाँ तक हैसम की बात है, बहुत अच्छा है वो, मगर उसके बड़ों का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। तो मोहब्बत छीन जाने की सज़ा तो मिलेगी ना उसे। उसने बमे उसकाते कहा था। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने नासमझी से देखा था उसे और इहाब ने भी। कुछ नहीं फूफू, आप बस ये पैगाम मिसेस दुर्राब तक पहुंचा दें कि फ़हा किसी और को चाहती है, बाकी मैं संभाल लूँगा। आप बताएं इशू का क्या मसला है? उसने बात ख़त्म की थी, जब तक मैं छानबीन करके कन्फर्म नहीं कर लूँगा। आप किसी मोमिन काफिर के हाथ में मेरी बहन का हाथ नहीं देंगे। मामा वो बहुत लाडली है मेरी, उसकी ज़िंदगी पर किसी भी मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा मैं। इहाब ने भी मजबूत लहजे में कहा था। और ये इशू वाला कौन सा मसला है? उसने बात ख़त्म करते ही दोबारा पूछा था। इहाब, इशू की सास कार्ड देकर गई है और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर गई है। अरसम से तो मैंने ये बात कर ली थी, मगर इहाब तुम्हें भी बताना ज़रूरी था। आप जैसे हालात चल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इशू को उस रुखसती के लिए कन्वेंस करूं। क्या वो मान जाएगी? और मामा आपको फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? आई थिंक अरसम संभाल लेगा सब। और वैसे भी जो वो चाहती है वो कभी नहीं होगा। हमारे ख़ानदानों में ना तो तलाक़ें हुई हैं और ना ही कभी होंगी। हंस कर ये रोकर उसे हर हाल में उसे अपनाना होगा, इहाब ने ठोस लहजे में कहा था। और रही बात इशू की तो उसे हुक्म देंगे आप माँ हैं उसकी फूफो, आप क्यों मजबूर बना रही हैं खुद को? घरों की बेटियां घरों की इज़्ज़तें नीलाम नहीं करती। ये बात आपको खुद उसे समझानी होगी और अगर वो नहीं समझती तो फिर मैं देख लूँगा। ये निकाह उसकी रज़ामंदी से हुआ था, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी पसंद अपनी बहनों और बेटियों पर डालने के हम कायल नहीं हैं। आराम उसकी पसंद था, हमने खुले दिल से उसकी पसंद को कबूल किया। अब उसे हमारी खुशी कबूल नहीं होगी। अरसम ने ठोस लहजे में कहा था। ये तुम्हारी भूल है अरसम। इशाल रंधावा कभी किसी के इशारों पर नहीं नाची। बाहर खड़े इशाल ने सारी बातें सुनते ही माथे पर बाल लाते झटके से दरवाज़ा खोलते कहा था,
اور پھر وہ اندر آئی تھی۔ اور خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔